तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2007 का एक सीन दिखाया जाता है जहां ओलंपिक सिलेक्शन चल रहा था। इस नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में सियोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मैच को देखने के लिए और सियोंग को चीयर करने के लिए उसके मॉम एंड डैड दोनों ही नहीं आ सकते थे, क्योंकि सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करती थी। इसलिए वो ज्यादातर टाइम आउट ऑफ कोरिया ही रहती थी, और सियोंग के डैड डॉक्टर थे, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकते थे। इसलिए सेयोंग हो काफ़ी सैड था, लेकिन उसे चीयर करने के लिए रियो वहाँ पहुँच गई थी। वो अकेली ही बहुत ज़ोरों से चिल्ला-चिल्ला कर सियोंग को चीयर कर रही थी, जो देखकर सियोंग पहले से थोड़ा-सा एम्बैरेस हो गया था। पर एट लास्ट कॉम्पिटिशन सियोंग जीत जाता है, जिससे रियो और सियोंग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रात के 3 बजे रियो अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जो सुन के सियोंग की भी नींद टूट जाती है। वो अपनी खिड़की खोलकर उसे चिल्लाकर कहता है, "पागल है क्या? इतनी रात को चिल्ला क्यों रही है? टाइम तो देख ले।" ज़ू कहती है, 3 बज रहे हैं। तो उससे मुझे क्या? स्योंगो कहता है, इतनी रात तक तो पंछी और जानवर भी सो जाते हैं, फिर तू इतनी रात को जागकर चिल्ला क्यों रही है? तो रियू उससे चिढ़ाते हुए कहती है, क्यों? मेरी आवाज़ से बेबी जाग गया क्या? बेबी को नींद नहीं आ रही? लोरी सुनाने आऊँ क्या? ये सुन स्योंगो गुस्से में चिढ़कर उसे चुप करा देता है, और जो हॉरर मूवी रियू देख रही थी, उसकी एंडिंग स्पॉइल कर देता है। इससे रियू को बहुत गुस्सा आता है, पर स्योंगो तो ईयरबड लगा के सो जाता है और रियू चिल्लाती रह जाती है। सुबह सियोंग हो अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहां हमें पता चलता है कि सियोंग हो अभी भी अपनी मॉम से नाराज है उसके साथ कोरिया में ना रहने के लिए, लेकिन अब वो इस सिचुएशन के लिए यूज्ड टू हो चुका है। जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल से उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाया करेगी, सियोंग हो कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता, और वैसे भी आपको अपने काम के लिए वापस लौटना है। ये बोल के वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सुन के सियोंग हो की मॉम को भी बुरा लगता है। इधर ऑफिस में लीना सियोंग हो को खुशखबरी सुनाती है कि उनका प्रोजेक्ट दोबारा से चालू हो गया है, और उन्हें एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने का। इसके लिए म्योंग कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स करता है। इसके साथ ही सियोंग हो एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है, जिसमें उनके हाई स्कूल के जिम का रीमॉडलिंग और एक्सपेंशन होने वाला था। इधर रियू का डेली रूटीन शुरू हो जाता है, सुबह देर से उठना, खाना खाकर टीवी देखना, लैपटॉप पे थोड़ी देर प्रोग्रामिंग करना और फिर से सो जाना। इससे भी दिन खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए वो सियोंगो को कॉल करके शाम को 6 बजे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ने के लिए बुलाती है। पर सियोंगो तो पहली ही बारी में मना कर देता है, क्योंकि वो काम में बिजी था। तो रियो अपनी बेस्ट फ्रेंड मायूंग को बुलाती है। दोनों बैठकर कौन सी कॉमिक पढ़े ये सोच ही रहे होते हैं, तभी सियोंगो भी आ जाता है। तो रियो उससे कहती है, तू तो नहीं आने वाला था। सियोंगो कहता है, मैं तेरे बुलाने पे वैसे भी नहीं आया, मुझे तो एक बुक चाहिए थी। ये बोलकर वो टेबल से एक रैंडम बुक उठा लेता है, जिसका नाम प्रिंसेस था। ये देखकर रियो उसे चिढ़ाने लगती है, तो ऐसे ही थोड़ी नोक-झोंक के बाद तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। रियो उन दोनों के बोर्ड गेम्स खेलने को कहती है, क्योंकि अभी भी उसके पास 2 घंटे का टाइम था, पर सियोंग को ऑफिस का कुछ काम था और मायूंग को पढ़ना था, इसलिए दोनों चले जाते हैं। रियो अकेले घूमने निकल जाती है। अगले दिन रियो अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो उनकी मदद करने की बात करती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। तभी उनके शॉप में एक लेडी आती है, जो थोड़ा ज्यादा फूड ऑर्डर करती है। उन्हें देखते ही रियो पहचान जाती है, क्योंकि वो उनकी हाई स्कूल की क्लास टीचर थी। टीचर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, तो रियो खाने ले जाने में उनकी हेल्प करती है। इतने सालों बाद स्कूल को दोबारा देखकर रियो को बहुत अच्छा लगता है, और कहती है, हमारा स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं बदला, और मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है कि आप प्रिंसिपल बन गई हो। टीचर कहती है, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, तुम स्कूल में कितनी शरारती चाइल्ड थी, पर अब देखो तुम कितनी बड़ी और सक्सेसफुल हो गई हो। वैसे क्या तुम कोरिया वेकेशन के लिए आई हो? जब सब टीचर्स को पता चला कि तुम ग्रेप कंपनी में काम करती हो, तो हम सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। आज भी हम टीचर्स इस बारे में स्कूल में बातें करते हैं। हमारे स्कूल की सबसे मशहूर स्टूडेंट में से एक हो तुम। अब वो लोग स्कूल के गेट के सामने स्योंगो को देखते हैं। टीचर उसे भी देखकर बहुत खुश होती है और दोनों से बात करती है, और जानकर बहुत खुश होती है कि स्योंगो उनके स्कूल के रीमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। टीचर उनसे पूछती है, क्या आज दोपहर को तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा? अब स्योंगो को साइट चेक करना था, पर रियू फ्री थी, इसलिए वो हाँ कहती है। तो टीचर रियू को स्कूल में इनवाइट करती है, स्टूडेंट से बात करने और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज रियू इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, स्टूडेंट्स को भी तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगेगा। रियू ने पहले ही हाँ कर दिया था, इसलिए वो मना भी नहीं कर सकती थी, और अभी तो वो उन्हें ये बता भी नहीं सकती थी कि वो ग्रेप में काम नहीं करती। तो रियू स्टूडेंट्स से बात करने के लिए आ जाती है। तब बच्चे उससे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, और रियू उन्हें काफ़ी अच्छे से जवाब देती है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि क्या ग्रेप में काम करना ही आपका ड्रीम था? रियू कहती है, पता नहीं, मैं कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो वो लड़की पूछती है, फिर हाई स्कूल में आपका क्या ड्रीम था? इस बात पर रियू सोच में पड़ जाती है। वहीं स्कूल के जिम में हम सियोंग को देखते हैं, जिसे स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था, और उसे वो काफी सैड लग रहा था। कुछ देर बाद रियू बाहर आती है, तो उसे सियोंग हो मिलता है। सियोंग हो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रियू काफी अपसेट लग रही थी।
स्योंग हो उसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता है, लेकिन रियो कहती है कि उसे अभी कहीं नहीं जाना, उसे बस थोड़ी शांति चाहिए। ये बोलकर वो स्योंग हो को इग्नोर करके जाने लगती है, तो स्योंग हो उसकी गर्दन पकड़ के उसे रोक लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। फिर दोनों स्कूल के पीछे वाले पेड़ के पास मिट्टी हटा के अपना टाइम कैप्सूल ढूंढने लगते हैं, जो उन्होंने 10 साल पहले वहां गाड़ा था, ताकि वो अपने 10 साल बाद वाले फ्यूचर सेल्फ को दिखा सके। लेकिन रयू का अभी बिल्कुल भी इसे ढूंढने का मन नहीं था, क्योंकि वो अभी काफी एम्बेरस्ड फील कर रही थी। उसने स्टूडेंट्स को भी बेशर्मों की तरह लेक्चर दिया था। स्योंगो कहता है, इसमें एम्बेरसमेंट की क्या बात है, तुमने 10 साल से ज्यादा ग्रेप में काम किया है, वहां जो एक्सपीरियंस किया वही तो तुमने स्टूडेंट्स को बताया होगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर रयू बिना कुछ कहे घर के लिए निकल जाती है। स्योंगो भी टाइम कैप्सूल ढूंढना छोड़कर उसके पीछे जाता है। रयू घर आती है, पर घर पे भी उसके लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो बिना काम किए काफी बोर हो रही थी। रियो की मॉम को पता था कि उनकी बेटी चुपचाप नहीं बैठ सकती। रियो को काम करना पसंद था, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक बिना काम किए रह नहीं सकती थी। पर रियो के साथ ऐसा ही हो रहा था, वो ऐसे ही पूरा दिन बेड पे पड़े पड़े फोन या टीवी देखकर बोर हो रही थी। अगले दिन मोयूम में एक पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जा रही थी, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तब सामने एक कार में था डैन हो, जो सबको पेशेंट के बारे में बताकर रास्ता क्लियर करवाता है। मोयूम उसका चेहरा तो नहीं देख पाती, लेकिन उसकी टी शर्ट पे आई लव यू मड फ्लैट लिखा था, बस वही देख पाती है। उधर सियोंग हो गया था उस कंपनी से बात करने के लिए जो लोग रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनवाना चाहते थे। इसके लिए उनका बजट भी 2 बिलियन वॉन का था, लेकिन वो लोग सियोंग हो को एक दूसरे आर्किटेक्ट का डिजाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे। पर सियोंग हो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, तो उसने साफ कह दिया था। लेकिन उसका पार्टनर मियोंग इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कह रहा था, क्योंकि इससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। लेकिन सियोंग वो किसी और का डिजाइन कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मना करने जा रहा था। पर मियोंग उन्हें कहता है कि वो सोचकर बताएंगे। ये बोलकर सियोंग को वापस लेकर चला जाता है, जहां वो उसे मनाने की कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसके लिए वो एक आइडिया देता है कि पहले तो वो लोग मान जाएंगे ये करने के लिए, पर फिर धीरे धीरे हम अपना डिजाइन उसमें डाल देंगे। इससे ये पूरी तरह कॉपी नहीं कहलाएगा, लेकिन सियोंग इसके लिए भी बिल्कुल मना कर देता है। इधर मोयूम और टीम वापस आके उसी बंदे के बारे में बात करते हैं जो इसने रास्ता क्लियर करा दिया था। अभी मोयूम के नाम पे एक फूड डिलीवरी आती है जो डैन होनी भेजी थी, जिसमें उसने लिखा था थैंक यू मिस मोयूम पिछली बार के लिए। जो देख के मोयूम स्माइल करती है और कहती है, इसे मेरा नाम कैसे पता चला। इधर रियो को किसी कंपनी के सीईओ का कॉल आता है, जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है। वैसे ही काम जो है वो पहले ग्रेप में करती थी, पर यह सुनकर रियो ज्यादा खुश नहीं दिखती। तभी उसी शॉप के बाहर से सियोंगो गुजर रहा होता है, जो रियो को देखकर रुक जाता है। रियो के बाहर आने के बाद सियोंगो उससे बात करने लग जाता है। रियो उसको जॉब के ऑफर के बारे में बताती है। जॉब अच्छी है, पेमेंट भी डिसेंट है, काम मेरे पुराने जैसा है जिसमें कर लूंगी। तो सियोंगो पूछता है, क्या तू सच में ये काम करना चाहती है, वही तेरा पुराना काम? तो रियो कहती है, काम तो काम होता है। तो सियोंगो कहता है, जो काम तू करना चाहती है वो काम करना, तूने बताया था कि तू थक चुकी है वो काम करते करते, फिर तो दोबारा वही काम क्यों करना चाहती है? तूने कहा था तू अपनी लाइफ को रिबूट करना चाहती है। तो रियो कहती है, तुझे उससे क्या है? सियोंगो कहता है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब तू कोई काम सच में करना चाहती है तब तू उसके लिए कितनी भी ज्यादा एक्साइटेड होती है, और तेरी आंखों में वो एक्साइटमेंट साफ दिखती है, जो मुझे अभी नहीं दिख रही। मैं बस यही विश करूंगा कि तू अपने ड्रीम को फॉलो करे। तो रियो कहती है, ड्रीम बेचने के हक नहीं है मुझे। ड्रीम सिर्फ उन्हीं के होते हैं जिनको आसानी से फेलियर के बाद दूसरा चांस मिल जाता है। जो लोग लग्जरियस लाइफ जीते सिर्फ उनके ड्रीम्स होते हैं। तुझे नहीं पता होगा इस बारे में, क्योंकि तूने भी वही लग्जरियस लाइफ जी है। मेरे लिए दूसरे चांसेस का ऑप्शन कभी था ही नहीं। मैं जिस कंडीशन में यहाँ तक पहुंची हूँ, तू सोच नहीं सकता। इस पे सियोंग हो कहता है कि मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूँ, तू जानती है ना मुझे। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। घर आकर सियोंग अपने मेडल्स को देखने लग जाता है, जिसे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नेशनल जीतने के बाद सियोंगो का सिलेक्शन ओलंपिक्स के लिए हो गया था। रियो ने उसे एक टॉवल गिफ्ट किया था जिसमें एम्ब्रॉयडरी करके लिखा था, गो फॉर गोल्ड सियोंगो। इस टॉवल को देखकर सियोंगो बहुत खुश हुआ था। उस दिन वो अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, लेकिन सिग्नल पे रोड क्रॉस करते वक्त एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे सियोंगो को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उस एक्सीडेंट के बाद उसका एथलेटिक करियर खत्म हो गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, रियो को भी ये सब बातें याद आती हैं, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सियोंगो को ये सब बताने के लिए उसने तभी खिड़की खोलकर सियोंगो को बुलाना चाहा था, सॉरी कहने के लिए, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं होती, ये सोचकर कि उसकी बातों से सियोंगो को बहुत हर्ट हुआ होगा। अगले दिन रियो स्कूल के पास बैठकर यही सब सोच रही थी। फिर उसे याद आता है कि जब एक स्टूडेंट ने उसे उसके ड्रीम के बारे में पूछा था, तब रियो ने बताया था कि हाई स्कूल के टाइम में हर चीज में फर्स्ट आना ही मेरा ड्रीम था। मैं अपनी मॉम को प्राउड फील करवाना चाहती थी, सारे लोग मुझे पहचाने और मेरी तारीफ करें। मेरी ड्रीम में बस यही सब था।
पर अब जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत बुरा फ़ील करती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरों का वैलिडेशन पाने के लिए खुद पर ही ध्यान नहीं दिया। तभी रियू के फ़ोन पर इंटरव्यू का मैसेज आता है, जिसे देखकर रियू सोच में पड़ जाती है। रात को स्कूल की प्रिंसिपल कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है, तब वो स्कूल के पीछे रियू को देखती है, जो पेड़ के पास से मिट्टी हटा रही थी। दोनों अचानक से एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस ले जाती है और पूछती है कि वो अकेली पेड़ के पास क्या कर रही थी। रियू बताती है कि वो एक टाइम कैप्सूल ढूंढ रही थी, जिसे उसने 10 साल पहले वहां छुपाया था। फिर वो टीचर से झूठ बोलने के लिए सॉरी कहती है और सच बताती है कि अपनी जॉब के बारे में। टीचर उसे फैसले को सपोर्ट करती है और वो उसको अपने दिल की सुनने के लिए फॉलो करने के लिए कहती है। फिर वो बताती है कि शायद सियोंग वो भी यहाँ पूल के पास है, तो तुम उससे मिल सकती हो। रियो सियोंग से मिलने पूल के पास जाती है, यहाँ सियोंग वो उसका लेटर पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसने टाइम कैप्सूल निकाल लिया था। सियोंग जोर जोर से लेटर पढ़ रहा था, जिससे रियो बहुत एम्बेरस्ड फील करती है और उसके पीछे पड़ जाती है। और स्योंग टाइम कैप्सूल लेकर पूल में कूद जाता है और उसे पानी में आके टाइम कैप्सूल लेने के लिए कहती है। रियो कहती है, तू जानता है मैं स्विम नहीं कर सकती। तो स्योंग वो कहता है, शायद तू नहीं जानती, पर स्विमिंग छोड़ने के बाद आज भी पहली बार मैं पूल के अंदर आया हूँ और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर क्या तुझे याद है एक्सीडेंट के बाद जब मुझे पता चला था कि अब मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, तब मैंने अपने आप को महीनों तक अपने रूम में बंद कर लिया था। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है। स्योंग उस एक्सीडेंट के बाद डिप्रेशन जैसी हालत में था। रियू कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी, वो हर वक्त उससे मिलने और बात करने आती थी। उसका मन ठीक करने के लिए वो उसे फेवरेट कॉमिक्स लेकर आती थी, पर सियोंग वो उसे रूम से बाहर भगा देता था और दरवाजा लॉक करके वापस साइड होकर लेट जाता था। रियो तो उसके रूम की चाबी लेकर वापस उसके रूम में आ जाती थी। सियोंग उसे चाबी लेकर फिर से उसे बाहर निकाल देता था, लेकिन रियो फिर भी नहीं रुकती थी। अब तो वो सीधी लगाकर उसकी खिड़की में आ जाती थी। सियोंग के अचानक से खिड़की खोलने की वजह से रियो तो गिरने ही वाली होती है, पर सियोंग उसे पकड़ लेता है। तो रियो उसके रूम में आ जाती है। सियोंग तो उस पर चिल्ला के कहने लगता है, क्या तू पागल हो गई है? अगर इतनी हाइट से गिरती तो मर जाती। तो रियो भी उसे गुस्से में कहती है, फिर साले तूने दरवाजा क्यों लॉक किया था? तेरी वजह से भी मैं मर जाती। सियोंग कहता है, एक तो अभी मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझे ही गाली दे रही है। व्यू फिर से चिल्ला के कहती है, अगर मैं पागल हूं तो तू जंगली है साले। तो सियोंग वो कहता है, बकवास बंद कर और घर चली जा। व्यू फिर से उसे गाली देते हुए कहती है, अगर मैं चली गई फिर क्या? तू अपनी लूजर जैसी शक्ल लेके इन दीवारों को देखने बैठेगा? लूजर सुन के सियोंगो को गुस्सा आ जाता है। रियो उसे गुस्सा दिलाते हुए कहती है, हाँ बे तू लूजर ही है। सियोंग कहता है, गाली क्यों दे रही है? रियो फिर गाली देते हुए कहती है, क्या कर लेगा तू लूजर? अभी भी तू बच्चा ही है। जो सुनकर सियोंग को भी गाली देने लगता है और दोनों की गाली गलौज चालू हो जाती है। सियोंग कहता है, तुझे पता भी है मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ? फिर रियो कहती है, क्या अभी थोड़ा ठीक लगा? एक महीने बाद तेरी आवाज सुनी मैंने, अपनी भड़ास निकाल के अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। फिर अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालती है और धमकी देती है, अगर अब तूने दरवाजा बंद किया ना तो पहले तेरा दरवाजा तोड़ूंगी फिर तुझे। ये बोल के वो चली जाती है, जो सुनकर सियोंग इतने टाइम बाद हंसा था। बैक टू प्रेजेंट स्योंग उसे कहता है, तो ऐसी पागल थी, किसी चीज के लिए तुझे डर नहीं लगता था, इसलिए डरपोक बनने की एक्टिंग बंद कर। तुझ पे ये सूट नहीं करता। पुरानी रियो कितनी मस्तीखोर, चुलबुली, एनर्जेटिक थी, पर अब तू बहुत बोरिंग बन चुकी है। जो सुन रियो को बहुत गुस्सा आता है। तब वो उसे कहती है कि अपनी बात को वापस ले। ये बोलकर वो पूल में कूद जाती है। अब उसे तैरना आता तो नहीं था, इसलिए वो डूबने लग जाती है। तो वो उसे मदद के लिए बुलाने लगती है। तब स्योंग आकर उसे पकड़ लेता है, पर रियू को तो ऐसा लग रहा था कि वो डूब रही है, इसलिए स्योंग उसे अपनी बॉडी रिलैक्स करने के लिए कहता है। लेकिन रियू तो इतनी डर रही थी कि वो अपने हाथ पैर कुछ ज्यादा ही जोर से मार रही थी, जिससे स्योंग खुद भी डूबने वाला था। रियू तो उसका सिर पकड़ के उसे डुबाने लग जाती है, खुद पानी के ऊपर रहने के लिए। स्योंग काफी मेहनत करता है, उसे शांत कराता है और पानी के ऊपर तैरना सिखाता है। तो रियू उसे बताती है, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। मैं काफी टाइम से कंपनी छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं वही काम कर करके थक चुकी थी। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी और एक नई लाइफ से अपना सपना देख रही थी। पर अब लग रहा है कि मेरी ग्रे बैकग्राउंड के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है उसे, जैसे मेरी लाइफ रुक गई है। स्विम बताता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने स्विमिंग छोड़ी। ऐसा लगा जैसे स्टार्ट सिग्नल देने के बाद भी मैं अकेला स्टार्टिंग लाइन में खड़ा हूँ। मैं सोचता था कि क्या मुझे ऐसी जगह मिलेगी जहाँ मैं फिर से फ्रीली स्विम कर सकूँ। वो कहती है, और वो एक जगह तुझे मिल गई। तूने अपना नया ड्रीम ढूंढ लिया। स्योंगू कहता है, एग्जैक्टली, जब मुझे मिल गई तो तुझे क्यों नहीं मिलेगा? व्यू कहती है, क्या सच में मैं भी अपने नए ड्रीम को ढूंढ सकूंगी? स्योंगू कहता है, हाँ बिल्कुल। वो कहती है, मान ले अगर तुझे फिर से तुझे स्विमिंग करने का मौका मिले तो क्या तू आर्किटेक्ट रहेगा? स्योंगू कहता है, हाँ बिल्कुल। पर अब तू बता, मान ले तुझे ग्रेप में वापस जाने का मौका मिले तो क्या तू जाएगी? वो कहती है, बिल्कुल नहीं।
स्योंग हो कहता है, एक और जवाब दे कि अगर तुझे अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने के पहले टाइम में जाने का मौका मिले तो फिर तेरा क्या फैसला होगा। उस पर वो कहती है, मैं उस टाइम में जाना ही नहीं चाहूंगी। ये बोलते ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, पर सियोंग उसे होल्ड कर लेता है और कहता है सब ठीक है, जिससे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में थे। तब सियोंग, रयू और मायूंग इन तीनों ने टाइम कैप्सूल में 10 साल बाद अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ लिखा था। इसमें सियोंग हो ने रयू के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा था, जिन्हें वो रयू को कभी बता ही नहीं पाया था। यानी वो रयू को पसंद करता था। तो उस लेटर में उसने लिखा था कि 10 साल तो बहुत दूर है, पर तब तक शायद तूने अपने दिल की बात रयू को बता दी होगी। तो इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड यहीं पर होता है। तो स्योंग अपने दिल की बात रयू को कब बता पाएगा, देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको नई सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।